हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हमने पता नहीं कितनी लड़ी होगी, मतलब तो याद भी नहीं है। बट ठीक है, ओवरऑल एक बहुत इंटरेस्टिंग सफर ये रहा है, और हमने जो संघर्ष किए वो बाद की लड़कियों को नहीं करने पड़ रहे हैं, हमसे पहले जो महिलाओं ने किए वो हमने नहीं किए। सो आई थिंक ये एक चक्र है, घूमता रहता है। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। एजुकेशन कॉन्क्लेव है, ये है IBC 24 की एक खास पहल है जहां पर हम शक्तियों के साथ संवाद कर रहे हैं। और ऋचा अनिरुद्ध, जब ये नाम आता है, ये अपने आप में एक ब्रांड है, अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। आपकी कही हुई हर बात, आपका जो संघर्ष है, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। अगर बात करें महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो पत्रकारिता या किसी भी जगत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता आपको महसूस होती है देश में? देखिए, मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि इट्स जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले तो परिवार। मैंने इनफैक्ट कल परसों 2-3 दिन पहले एक टॉक रिकॉर्ड की थी अपनी लाइफ में, तो मैंने ये कहा था कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद ब्लेस्ड थी कि घर में कभी लड़की होने का एहसास नहीं करता। तो मुझे लगता है, अच्छा कई बार क्या होता है, बहुत छोटी चीजें बहुत अनोइंगली करते हैं। आप यहाँ सिर्फ ऑडियंस बैठे होंगे, वो कई बार आप सोचिए, अगर तो हमारा बेटा तो उससे क्या कह देते हैं, क्या लड़की की तरह होता है। इतने छोटे में हमने उसको क्या कंडीशनिंग की कि लड़कियां हो सकती हैं, लड़का हो नहीं सकता, लड़का बुला सकता है, ठीक है। लड़की से हार गया। मुझे याद है कि बेटी एक बार स्कूल में बोली कि आज मेरे टीचर ने 3-4 लड़कों को हरा दिया, तो सब ये चिढ़ाने लगे दूसरों की लड़की से हार गया। तो लड़के से हारना, एक लड़का हार जाए तो इट्स ओके। फैमिली में कई बार ये चीजें सुनते हैं। अच्छा, कई बार पेरेंट्स एक्स्ट्रा केयर में अपनी बेटी से कहेंगे, तुम रहे तो तुम नहीं उठा पाओगी, भैया उठा लेगा, तुम ये रहे तो तुमसे नहीं होगा, भैया। हमें ऐसा लगता है अपनी बेटी को बहुत केयर करते हैं, उसको प्यार देते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर पाते। बहुत बचपन से हम एक दरार क्रिएट करते हैं और बच्ची के मन में मेंटल ब्लॉक बना देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अगर सबसे पहले अगर सशक्तिकरण करना है, घर से शुरुआत होनी चाहिए। दूसरी, अगर बेटा अपनी माँ को सशक्त दिखेगा, वो जरूरी नहीं कि वो वर्किंग वुमन हो या होम मेकर हो, तो अगर हर पुरुष डिसाइड करेंगे और महिलाएं डिसाइड करें हमें सशक्त होना है, तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो देखेगी। क्या हम अपने बेटों को ही सिखाते हैं? हम अपने बेटों को बहुत चीजें सिखा देंगे, पैर छू, बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो। कितने पेरेंट्स कितने घरों में संस्कार दिलाते हैं कि खबरदार जब बाहर निकल के किसी लड़की को परेशान। तो वो उस लेवल पे एम्पावरमेंट हमें देना पड़ेगा। ऑफिसेज में मैं कई बार अपने ऑफिस में कहा करती थी, कुछ अपने मेल कॉलीग से कहती थी कि अगर एक बहुत सिंपल प्रश्न मैं आपको बताती हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चा बीमार पड़ता है, ठीक है, एक बहुत नेचुरल चीज क्या है कि ऑफिस छुट्टी कौन लेगा? आप सब एक ही मानेंगे, माँ लेगी। मान ली तो फादर बिजी ही होगा, उसकी तो ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, जो मदर है वो छुट्टी लेगी। तो मैं अपने मेल कॉलीग से कहती थी कि जब आप अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि घर में कोई प्रॉब्लम है तो छुट्टी ले, तो जब आप फीमेल कॉलीग्स को छुट्टी ये तब आप तो कमेंट करते हैं, ए मैडम को तो जब देखते हैं कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो छुट्टी करते हैं। तो ये जो एक दोहरी मानसिकता हमारी चल रही है, बहुत महिलाओं को लेकर बहुत सारे स्तर पर ना हमारी सोच बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है एक्शन अपने आप बदल जाते हैं जब हमारा इंटेंशन बदलता है। तो और वो कैसे बदलेगी? वो जो हमारे पुरुष कॉलीग्स हैं उनकी कंडीशनिंग बचपन से जो हुई है वो बेचारे उसको छोड़ नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि इस वक्त एज अ मदर हर बेटे की माँ, मतलब बेटी की माँ से ज्यादा जिम्मेदारी मुझे लगता है कि बेटे की माँ पर है कि वो अपने बेटे की इस तरह से परवरिश करे कि वो बेटा बड़े हो एक अच्छा, सिर्फ एक अच्छा बेटा ही नहीं, एक अच्छा कॉलीग, एक अच्छा हस्बैंड, मतलब हर तरह से कोई महिलाओं को सम्मान देने वाला एक व्यक्ति बने। इस तरह से पूरी सोसाइटी में मतलब विमेन एम्पावरमेंट कोई ऐसी चीज जो हमें कहीं से तोड़ करना नहीं है, कंडीशनिंग है जो हमें अपने बच्चों को देनी होगी, उससे समाज बदलेगा।
बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई में सोच बदलने की जरूरत है, ना सिर्फ पुरुषों की बल्कि महिलाओं को भी अपने आप की सोच बदलनी होगी, समझना होगा कि महिलाएं चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बताना चाहूंगी कि मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे आपकी बहुत बड़ी फैन है और इसके साथ मुझे लगता है कि यहाँ जितनी भी महिला शक्ति हैं हमारे साथ जुड़ी हुई है सभी आपकी बहुत बड़ी फैन है, सभी आपको हमेशा देखते हैं और आपके शब्दों का, आपके संघर्ष का, आपकी बातों का हम सब पर बहुत असर होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज अपने जीवन से जुड़ी बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां ऋचा अनिरुद्ध जी के लिए, एंकर एंड प्रोड्यूसर जिंदगी विद ऋचा। और अब एजुकेशन कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाते हैं और अपने पैनल के साथ चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं शिवानी मैम आपका रुख करूंगी। एजुकेशन सेक्टर में आप जुड़ी हुई हैं और एजुकेशन शिक्षा महिला सशक्तिकरण का सबसे पहला पड़ाव है। अगर शिक्षित नहीं होगी महिला तो जागरूक नहीं होगी महिला, और आप तो इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। किस तरह से सेज यूनिवर्सिटी महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है? हेलो, थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी IBC 24। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन एंड दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड टू बी एबल टू एजुकेट आवर नेक्स्ट जनरेशन. I believe from the bottom of my heart, if a person is well educated, he or she can be, actually he or she, both of them can be a value addition to our society. And हमारी कंट्री में थोड़ा ये बैकवर्ड सोच है कुछ जगह पे अभी भी प्रिविलेज दैट लड़की को पढ़कर क्या करेगी, उसको तो घर ही संभालना है एंड ऑल. बट बहुत सारे परिवार आजकल इस सोच से ऊपर भी आ चुके हैं दैट कंधे से कंधा मिलाकर दोनों मेल एंड फीमेल एजुकेट भी हो रहे हैं, काम भी कर रहे हैं एंड ग्रोथ भी हासिल कर रहे हैं. तो इसीलिए इट इज़ लाइक कमेंडेबल टू आवर सोसाइटी दैट इट इज़ प्रोग्रेसिंग इन दिस सेंस. बट अभी भी बहुत सारी जगह पे स्कोप है जहाँ हमें विमेन एम्पावरमेंट अभी भी करने की ज़रूरत है. एंड आई ट्रूली बिलीव कि इसमें विमेन को खुद करने की ज़रूरत है, कोई और नहीं आएगा हम लोगों को एम्पावर करने. वी हैव टू एम्पावर आवरसेल्व्स एंड वी कैन ओनली डू दैट इफ वी नो आवर वैल्यूज़. अगर हमें ही खुद को पता होगा कि हमारी इंपॉर्टेंस कैसे सामने वाले से फील करानी है, तो आई एम 100% श्योर वो कितना भी मेल शॉविनिस्ट इंसान हो वो हमें इम्पॉर्टेंट फील कराएगा. तो उसी के लिए एट सेज हम लोग बहुत सारी ड्राइव्स करते हैं. वी लाइक बहुत ही सही कहा था अभी कि आरक्षण एंड ऑल. आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन आरक्षण. आई ऑल्सो डोंट बिलीव कि किसी को किसी भी रीज़न से एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम हमें वो चीज़ गेन करने के लिए वी हैव टू स्टैंड अप, वी हैव टू रेज आवर वॉइस. तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से सेज में मिलता है. आर रेशियो ऑफ विमेन एंड मेन वर्किंग इज ऑल्सो फैंटास्टिक. लाइक आई एम श्योर लाइक बेटर देन most of the companies in India. So Sage में तो also because Sakshi and I both of us are after Papa of course, तो हम लोग तो हमेशा ही ध्यान रखते हैं कि भाई मेल फीमेल टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एंड आई एम श्योर आज के टाइम पे जो हम बातें कर रहे हैं इससे और 2-3 साल बाद हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. डेफिनेटली. और बहुत सही कहा आपने कि महिलाएं अगर ये सोच ले समझ ले कि वो क्या कर सकती हैं तो वो जरूर कर सकती है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने शब्दों को हमारे साथ साझा करने के लिए. तालियां जरूर बजाएगा आप लोग, बीच बीच में बजाते रहिएगा तालियां ताकि हमें भी लगे कि हम एक सार्थक संवाद कर रहे हैं. अगला सवाल आपसे है साक्षी. आप सेज यूनिवर्सिटी से आप भी जुड़ी हुई हैं. आप दोनों बहुत ही बेहतर तरीके से सेज यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा रही हैं और सेज यूनिवर्सिटी लगातार महिलाओं के लिए काम कर रहा है. क्या आपको लगता है कि ये दौर अब आ गया है जहां पर महिलाएं अब शिक्षित हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं? क्या वुमेन सेंट्रिक कुछ कोर्सेज की आवश्यकता है और क्या सेज यूनिवर्सिटी इस पर काम कर रहा है? Sure. So, thank you IBC 24 for inviting Sage University, the Sage Group to this wonderful event on Women's Day. And अच्छा लग रहा है कि हम लोग Women's Day के लिए कुछ कर रहे हैं. हर दिन ही नारी शक्ति का एक प्रदर्शन है, बट हम लोग साल में कुछ दिन होते हैं जब उसको मनाते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 1 महीने 2 महीने पहले से सब लोग कि इस इवेंट में कुछ ना कुछ करके हम सबको अवेयर करते हैं. हर बार हर चीज़ हर किसी को पता होती है, बट इन इवेंट से हम में अवेयरनेस बढ़ जाती है. तो हमारे अवेयरनेस से हमारे एक्शंस में डिफरेंस आता है.
So I'm very glad to be part of it. Stage group is very glad to be part of it, and the best part is that I'm sharing the stage with my sister also, and the wonderful people who are here. So when we talk about women empowerment, आपने पूछा था कि सेज ग्रुप में हम कैसे कर रहे हैं. आर वी ब्रिंगिंग एनी कोर्सेज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन आर एम्पावर्ड. वुमेन एवरी डे हियर स्टोरीज जहाँ पे बहुत अच्छा करा है इंडिया की लेडीज ने, इंडिया की बच्चियों ने. द राइट क्वेश्चन टू आस्क इज, आर द मेन एम्पावर्ड टू हैव एम्पावर्ड वुमेन? You know, we know what our rights are. We know what we deserve. We know which chair we deserve at the table. Do men have their ego down to accept that? That is the important thing. Fathers अपनी बच्चियों को सब देना चाहते हैं, दुनिया भर की खुशियां देना चाहते हैं, कोई नहीं रोक सकता. बट जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो क्या वो बाप कहता है कि हाँ बेटा तुझे अगर काम है तो 9 बजे के बाद तो काम पे रुक सकती है, कि वो डरता है अपनी बेटी को बाहर रोकने से? क्या अपनी बच्ची को कोई अगर उसको रात में फ्रेंड्स के साथ जाना है, अगर लड़का होता तो जाने देता, लड़की को जाने देता कि नहीं? सो यू आर क्रिएटिंग अ सोसाइटी वेयर यू वांट वुमेन एम्पावरमेंट, बट women only empowered will not work. Men have to be empowered, and for this particular reason we are doing seminars, workshops, conferences in the SAGE group, जहाँ पे women को हम उसके बारे में बताएं, but we educate boys and men also from a young age that how women should be treated in the society, how your friends should be treated in the society, and how your wife should be treated. साक्षी, आपका जो सेज यूनिवर्सिटी है वो स्कूल शिक्षा में भी काम कर रहा है, उसमें किस तरह के नए प्रयोग आप लोग कर रहे हैं? जब वी हैव 2 schools, सेज इंटरनेशनल स्कूल इन भोपाल, one is in कोलार रोड and one is in अयोध्या बाईपास. एंड वहाँ पे जैसे आप जानते होंगे कि स्कूल में 95% महिला काम करती हैं. मोस्ट ऑफ द टीचर्स दैट आर वर्किंग इन स्कूल आर फीमेल. एंड मुझे तो यही लगता है कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो माँ बाप देता है उसमें शायद महिला को ही वो मानता है काबिल उसके, इसीलिए स्कूल में इतनी सारी महिलाएं हमारे साथ होती हैं. जब कुछ मेल भी आते हैं तो मैं कहती हूँ प्लीज़ आ जाओ, यहाँ पे वुमेन रेशियो थोड़ा सा, मेल वुमेन रेशियो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है क्योंकि वुमेन ज़्यादा हो रही हैं. बट वुमेन और मेन दोनों का स्कूल में बच्चियों के लिए भी we are very open to talk about all the taboo subjects that are in the society, which is very necessary also. Yes, we had a sanitary pad drive in our school where boys also participated. They knew what girls go through during that drive. We had a lot of taboo subject drives for both male and female of our school, ताकि किसी को भी शर्म नहीं आए ये बात करने में. मुझे लगता है कि आज के समाज में बहुत ज्यादा जरूरत भी है इन चीजों की. तो सेज यूनिवर्सिटी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है. हमारे साथ एक और हमारी पैनलिस्ट हैं प्रिया जी. प्रिया जी, आप विगत 30 से 35 सालों से स्कूल शिक्षा में काम कर रही हैं. तब में और अब में आप शिक्षा में किस तरह के बदलाव देखती हैं? हेलो, यहाँ बैठे सभी को मेरा सादर नमस्कार. मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ कि मैं खुद एक गर्ल्स स्कूल में टीचर हूँ, प्रज्ञा गर्ल्स स्कूल, जहाँ हॉस्टल भी है और अलग अलग तरह के अलग अलग परिवेश से बच्चे वहाँ आकर रहते हैं और हमारे स्कूल से फिर पढ़कर बाहर निकलते हैं. एक बहुत ही भयानक बीमारी है और इस बीमारी का जो प्रोटोकॉल है वो कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, यही सारा प्रोटोकॉल है. लेकिन देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी यानी कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं. कीमो, रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, चूँकि मैं मंच से बोल रही हूँ, आईबीसी के मंच से बोल रही हूँ और बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उसके जो रिजल्ट्स और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पेशेंट्स के अंदर, वो हम देखते हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं. पर एक ही ट्रीटमेंट है, कीमो, रेडिएशन या सर्जरी.
हमारे हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें हम जो रिजल्ट्स ले रहे हैं, कीमो के, रेडिएशंस के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम बहुत आसानी से ख़त्म करते हैं। चूँकि हमारी मेडिसिन हर्बल है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करती है और जो पेशेंट्स सब ट्रीटमेंट लेने के बाद एम्स हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सब जगह से ट्रीटमेंट लेके निराश होने के बाद हमारे पास आते हैं और उसके बाद हमने जो रिजल्ट्स दिए हैं, हाल ही का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एम्स दिल्ली की ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे यहाँ भी ट्रीटमेंट लेके गई, 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज हुई हैं और उनका स्टेटमेंट है कि अगर किसी को कोई लेजन है, कोई ट्यूमर है या कोई तकलीफ है तो वो देवी अहिल्या हॉस्पिटल में आकर ट्रीटमेंट कराए है। चूँकि अगर इससे वो ठीक नहीं होती है तो फिर वो बाद में एलोपैथी तो है ही, चूँकि एलोपैथी पे ही सभी को जाना है। तो उनका ये स्टेटमेंट मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। देवी अहिल्या में हम लोग बिना रेडिएशन, बिना कीमो, बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट्स आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं बोल रही हूँ। बिल्कुल मैम, थोड़ा सा सोचने में भी अजीब लगता है क्योंकि होम्योपैथी से कैंसर का ट्रीटमेंट, ये थोड़ा सा मतलब सुनने में भी बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि दूसरे टैबलेट्स हम लेते हैं और बहुत लंबा प्रोसेस होता है कैंसर का, लेकिन आप होम्योपैथी के जरिए इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, आप आइए हॉस्पिटल में देखिए और हमारे पास प्रूफ्स है, हमारे पास मेटास्टेटिस के कंडीशन के पेशेंट्स के रिजल्ट्स जो है कि कैंसर उनका खत्म हो गया है, वो रिपोर्ट्स भी हमारे पास है। चूंकि ये बात बोलना बहुत आसान है पर उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है और वो हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। बिल्कुल, ये देवी अहिल्या कर रहा है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरे साथ डॉक्टर ज्योति भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर ज्योति सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं और मैम 30 साल का अनुभव बहुत बड़ी बात होती है और उस समय अपने सफर की शुरुआत करना जब महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी संकोच करती थी, तो तब के समय में, अब के समय में, और एक सवाल ये कि महिलाओं को लेकर के उतना अवेयर नहीं है समाज की, महिलाओं को जो दर्द होती है, पीड़ा होती है, उनके स्वास्थ्यगत जो परेशानियां होती हैं उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। कोई पुरुष अगर बीमार होता है तो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या बदलाव लाया जा सकता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल आप सही कहेंगे। महिलाओं को जो चिकित्सा के संबंध में सिर्फ डिलीवरी जी या जन्म देने के का ही एक वो साधन समझा जाता है कि महिलाओं को अस्पताल मतलब मोस्टली जो होता था कि जब डिलीवरी के लिए ही ले जाना है, लेकिन आज इन सब चीज़ों में चेंजेस आए हैं। जैसे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ तो गुणवत्ता पूर्वक सेवाएं ही उनको मिलना चाहिए। उस कमजोर तबके को ये नहीं है कि ऐसे ही ट्रीट किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लक्ष्य गुणवत्ता कार्यक्रम शुरू किया जिसमें कि महिलाओं को सम्मानजनक प्रसूति सेवाएं दी जाती हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो डिलीवरी के लिए आए, डिलीवरी कराकर चले जाएं या ऑपरेशन हो तो चला जाएं। उनको हर चीज़ बताई जाती है, उनसे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है। जब जैसे ही वो अस्पताल में एंटर होती हैं उससे लेकर डिस्चार्ज होने तक उनको किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगे कि वो गलत जगह पे आ गई हैं। जैसा पहले सुनते थे कि प्रसव के दौरान महिलाओं को फिजिकल मेंटल अब्यूज़ किया जाता था, ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ ये लक्ष्य गुणवत्ता कार्यक्रम आ गया है वहाँ आ गया है। साथ ही इस संबंध में दूसरी चीज़ बताना चाहूँगी कि महिलाएं जैसे ही अपने परिवार को उनका संपूर्ण हुआ उसके बाद अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। हम लोग जो सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करने की है कि जिस तरह से लोग अपना एक हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं। माफ कीजिएगा मैं आपको टोकरी, थोड़ा सा माइक पास में रखिए ताकि आवाज़ सब लोगों तक पहुँच सके। जैसे कि हम लोग अपना हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं या ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं, इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का प्रोग्राम शुरू किया है गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसमें एक छोटी सी जांच से किसी महिला को अगर सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना 5 से 10 साल या 15 साल बाद भी है तो उस कैंसर को होने के पहले ही यह पता लगा लिया जाता है। इसके लिए जो एक टेस्ट है वो गवर्नमेंट सेक्टर में शुरू हुआ है VIA के नाम से,
इसमें हम लोग अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि जो हमारी महिलाएं हैं 30 से 65 वर्ष की उम्र की, उन तक ये बात पहुंचे कि उनको सिर्फ ये नहीं है कि उनके परिवार पूर्ण हो गया उसके बाद अपनी हेल्थ में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये स्थिति इतनी भयानक है कि पूरे भारतवर्ष में जितना कैंसर सर्विक्स का लोड होता है उसमें से 2/3 हमारे भारतीय महिलाओं को होता है और प्रत्येक 8 मिनट में एक भारतीय महिला की मृत्यु इस बीमारी से हो रही है। तो जो अपने 30 वर्षों के कैरियर में मैं बहुत सी जगह पोस्टेड रही हूँ, वो चाहे आदिवासी सुदूर अंचल हो, जिला अस्पताल हो, सिविल अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो, मेरी मुहिम जो है इस समय अन्य चीज़ों के साथ में 2 चीज़ों पर है। एक तो गुणवत्तापूर्वक सेवाएं देना और दूसरा सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की अवेयरनेस को महिलाओं में जागृत करना बहुत ज़रूरी है अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए। मैम उसी का ही जिक्र कर रहे हैं कि जब महिलाएं खुद के बारे में सोचती हैं तो उनको थोड़ा सा गिल्ट फील होता है कि मैंने इतना टाइम अपने योगा में लगा दिया या फिर मैंने खुद को दे दिया, तो उतनी देर में तो मैं बच्चों के लिए रोटी या कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्नैक्स बना देती। सो आई विल से वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जितनी भी महिलाएं हैं जो हमें आज देख रही हैं, सबसे पहले स्टॉप फीलिंग गिल्टी। अपने आप को वक्त देने में कभी भी नहीं हिचकिचाइए, क्योंकि अगर आप अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे तो आप अपने बच्चे, अपने पति, अपने पेरेंट्स को कैसे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी नो गिल्ट अबाउट गिविंग टाइम टू योरसेल्फ। मी टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोज अपने लिए कम से कम 1 घंटे निकालिए। देयर इज नो गिल्ट इन इट। बिल्कुल गिल्ट फ्री मी टाइम। वन मोर थिंग आई लाइक टू से, आई ऑलवेज से कि हम लेडीज को एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम सुपर वुमन है कुछ हद तक है, क्योंकि हम घर भी देखते हैं, काम भी देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ जगल करते हैं। बट रिमेंबर, ऑलवेज लर्न टू से नो, लर्न टू से दैट ये मैं नहीं कर सकती हूँ। लर्न टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ चीज़ें दूसरों को करने दीजिए। डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। लर्न टू से नो, इट मेक्स लाइफ सो मच बेटर। थैंक यू सो मच मैम। आई विल से दैट दे आर गोल्डन वर्ड्स, क्योंकि बिल्कुल मी टाइम निकाल पाना और 5 मिनट भी खुद के लिए निकाल पाना, वो भी गिल्ट फ्री, थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन ये हमारे संवाद का जो मकसद है वो यही है कि शायद इससे थोड़ा बदलाव आए तो फिर हमारा ये आयोजन सफल हो जाएगा। आगे बढ़ना चाहूँगी। मनीषा जी, मैं आपसे ही बात करूँगी। मैम हमने देखा है जैसे कि मैम बात कर रही हैं कि गिल्ट रहता है, अपराध बोध कहीं ना कहीं, तो इसको कैसे बदला जा सकता है? कह देना आसान है कि हाँ महिलाओं को अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस कैसे आएगी? देखिए, महिलाओं को अपने लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा, उसमें फैमिली का सपोर्ट भी बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि महिला घर का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, उसी को सारा काम करना है, उसी को सारी चीज़ें करनी है, लेकिन उसके लिए अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो महिला को खुद आगे होके अपना स्टेप उठाना चाहिए। हम देखते हैं कई महिलाएं शर्म के मारे अपनी डिसीज़ को छुपाती हैं। ब्रेस्ट में अगर कोई नोड है, कोई लीजन है, सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें बताने में बड़ी शर्म आती है कि मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, और वो उस चीज़ को छुपाते छुपाते एक नासूर बना लेती हैं। ऐसी चीज़ें हमने खुद ने देखी हैं अपने हॉस्पिटल में। तो आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि वो वक्त अब नहीं है। आपको अपना ध्यान खुद रखना है, आपको खुद डायग्नोज कराना है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर बताएं। सॉरी, थोड़ा सा माइक पास में लेके बोलिए। और अगर कोई सपोर्ट फैमिली में नहीं कर रहा है तो खुद से अपना स्टेप उठा के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगी, आप परेशान हैं तो फैमिली निश्चित परेशान होगी। आप ही की वजह से सारी चीज़ें चलती हैं। तो महिलाओं को तो स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है। हम अपने हॉस्पिटल में देखा है कि 2-2 साल तक नोट्स है और वो इतना बड़ा नासूर बन गया है, ओपन वुंड हो गया, और उन्होंने डायग्नोस ही नहीं कराया कि उनको डिसीज़ क्या है। उनको सीवियर वाइट डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग है, स्मेल है, पर डिस्चार्ज नहीं कराया कि घर में कैसे बताएं कि मेरी एज तो 65 प्लस है। मैं कैसे बताऊंगी कि
मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है ना। बिल्कुल मैम, और कहीं ना कहीं ये इग्नोरेंस बाद में काफी भारी पड़ जाता है महिलाओं के भारी ऊपर। पड़ती है शरीर के लिए। तो ये मैं कहना चाहूंगी महिलाओं के लिए कि आप खुद एक नारी शक्ति हैं, आपको अपने लिए खुद स्टेप उठाना चाहिए, आपको खुद जाना चाहिए। अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो वेल एंड गुड, और नहीं कर रही है तो खुद से करना है, क्योंकि झेलना आपको है, तकलीफें आपको सहन करनी है, कोई और नहीं आएगा। बिल्कुल मैम, इग्नोरेंस छोड़ करके खुद को इम्पोर्टेंट देना सीखना होगा, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि खुद को समय दीजिए। और कहा भी यही जाता है कि अगर एक महिला स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है तो परिवार का समाज हिस्सा, स्वस्थ है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा महिला है। घर सुबह से उठ के रात तक वही सारी चीजें देखती है, ऐसा नहीं। और एक अपील इस मन से ये भी कि अगर महिलाएं, आपके परिवार की महिलाएं खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप भी अपनी जो आपकी सिस्टर हैं, मदर हैं, उनके ऊपर आप भी ध्यान दें। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो सार्थक हमारा संवाद हुआ है उससे आप भी, आपके भी जीवन में भी कुछ बदलाव आएगा। और अब मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारे अतिथिगण हैं, माननीय श्री हरदीप सिंह डंग जी, वो भी यहाँ पर पधार चुके हैं, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री। जोरदार तालियों के साथ उनका आप स्वागत कीजिए। और अब मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी सहयोगी रचना को कि वो आए और आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। घर के लिए तो अपन को करना ही है, पर अपन किसी पड़ोसी के काम आए, अपने शहर के काम आए, अपने गांव वालों के काम आए, अपने देश के काम आए, तो इतिहास उनको याद करता है। इसलिए दो शब्द बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इतिहास में किनका नाम लिखा था जो अच्छे काम होते हैं। तो कहते हैं कि रेत पर हम नाम नहीं लिखते, क्योंकि रेत पर नाम नहीं टिकते। लोग हमें पत्थर दिल समझ बैठे, उन्हें क्या पता कि पत्थर पे लिखे नाम कभी नहीं मिटते। इतिहास में आप ऐसा काम करें, और नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। और ओरिजिनल बात है कि हरदीप सिंह यहाँ खड़ा है, तो उसमें मेरी माता जी का तो आशीर्वाद ही है, पर मेरी पत्नी को भी आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं कि उसने बहुत सहयोग, अगर पत्नी सहयोग नहीं करती तो कोई राजनीति भी नहीं कर सकता है। और यहाँ आज नारी है तो सबका सम्मान है। मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं, और IBC 24 को बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं कि आपने यहाँ पर बुलाया। जय भारत। अब भारत माता की जय करंट आना चाहिए, रगों में खून दौड़ना चाहिए, क्योंकि भारत जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ तो एक नारा बोलो, भारत माता की। नारी शक्ति जोरदार बोलना, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया श्री हरदीप जी, आपने जो यहाँ पर आशीर्वचन कहे, और आपने सही कहा कि महिला एक है, किरदार अनेक निभाए जा रहे हैं उसके द्वारा, और जितने भी किरदारों की पूजा की जाए, उन्हें माना जाए, उतना ही कम होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं मंच में बुलाना चाहूंगी दीपक यादव जी को कि वो मंच पर आएँ और मंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। स्थान ग्रहण कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए कारवा को आगे बढ़ाते हैं एक कविता के साथ कि पैरों की पायल बेड़ियां, हाथों के कंगन हथकड़ियां, ऐसी ही जंजीरों से जकड़ी है वो, घर की औरत है वो। लेकिन आज यही औरत उन तमाम बेड़ियों को तोड़कर खुले आसमान में ना सिर्फ ऊंची उड़ान भर रही है, बल्कि नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा रही है। और इसलिए अब जोरदार तालियों के साथ मैं आगाज करना चाहूंगी हमारे अंतिम सेशन का, एंटरप्रेन्योर सेशन का ये। और ये कविता इसमें इसलिए भी सार्थक होती है क्योंकि बहुत सी बेड़ियां होती हैं जो महिलाओं को पीछे खींचने का काम करती हैं, लेकिन आज की जो महिलाएं हैं ना सिर्फ अपना खुद का एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी काफी प्रेरित कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी सहयोगी रचना को कि वो आगे आए और कारवा को आगे बढ़ाएं। रचना। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत करते हुए धन्यवाद भी आप सभी को। और
जिस तरह से आप सभी को पता है कि आज इस सेशन में हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की और अब जो अगला सेशन है वो और भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करने वाले हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर महिला ना सिर्फ सशक्त होती हैं बल्कि औरों को भी सशक्त करती हैं। हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक प्रेजेंट्स IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव शक्ति संवाद पावर्ड बाय सेज यूनिवर्सिटी में। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे सेशन की तरफ, लेकिन उसके पहले एक बार आप सभी को हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक की एक झलक जरूर दिखाना चाहेंगे। फिर से जाम, पक्का लड़की ही चला रही होगी। थैंक यू अंकल, एटलीस्ट आपने नोटिस किया लड़की ही चला रही है। उड़ी 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 जा रही है, लड़की चला रही है, बड़ी 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 जा रही है, लड़की चला रही है, लगा रही, जीना सिखा रही, देश बना रही, जोश जगा रही, शोर मचा रही, चुप करा रही, मस्ती चला रही, लड़की चला रही। Yo, she's the one, why she boys up all the fun। क्या कह रहे थे अंकल? अच्छा कि लड़की चला रही है। हमारे आज को जो चला रही है वो चला रही है द न्यू हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक विद प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। Why should boys have all the fun? हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक प्रेजेंट्स IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव शक्ति संवाद पावर्ड बाय सेज यूनिवर्सिटी में। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे सेशन की ओर, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप। और जैसा मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं ना सिर्फ खुद सशक्त होती हैं बल्कि दूसरी महिलाओं को भी सशक्त करने की तरफ आगे बढ़ती हैं। और बिना किसी देरी के चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी सबसे पहली गेस्ट को बुलाना चाहूंगी। हमारी पहली गेस्ट हैं मिस शैली चौधरी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। और जब तक वो मंच पर आती हैं तब तक उनकी सफर की एक झलक भारत एंटरप्रेन्योर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर मिस शैली चौधरी नारी शक्ति का सशक्त उदाहरण है, जिनकी कामयाबी की उड़ान लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा साबित हो रही है। मध्य प्रदेश की सफल युवा उद्यमी शैली चौधरी को व्यावसायिक गुण विरासत में मिला। अपने पिता जितेंद्र चौधरी की तरह शैली ने नौकरी करने के बजाय व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखा और महज 21 साल की उम्र में शैली ने बेन कंपनी बनाई। कोरोना काल में जब कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो गए, तब संकट की घड़ी में शैली ने सैकड़ों महिलाओं को अपनी कंपनी से जोड़कर उन्हें रोजगार दिया। शैली आज न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर है बल्कि इलाके की महिलाओं के सामाजिक जीवन में परिवर्तन ला रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। और इसके साथ ही अब मैं बुलाना चाहूंगी पारुल मल्होत्रा स्टेप अप डांस एकेडमी से। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिएगा। ये वो महिलाएं हैं जो सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं और भी महिलाओं को लगातार रोजगार दे रही हैं। कैसी इनकी संघर्ष है, क्या कहानी है, इस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। पारुल मल्होत्रा जी हमारे साथ मंच पर आ चुकी हैं। और हमारी तीसरी पैनलिस्ट मिसेस श्वेता गुप्ता इंदौरियन संस्थान से ये हैं। और मुझे लगता है कि इंदौर वासियों को इस संस्था का परिचय जो है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके सफर की एक झलक जो है वो जरूर देखेंगे। श्वेता रवि गुप्ता एक सफल गृहिणी, सफल समाज सेविका और बहुआयामी प्रतिभा की धनी। नाम एक, भूमिकाएं अलग अलग। अगर श्वेता को इंदौर की हरफन मौला महिला कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। इंदौरियंस की महिला विंग की अध्यक्ष श्वेता गुप्ता की जीवन का एक ही मिशन है, असहाय लोगों की मदद करना। कोविड काल में इंदौरियंस के जरिए जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज कराना हो या फिर निर्धन बस्तियों में जाकर निशक्त और मजबूर लोगों की मदद करना। श्वेता के इसी सेवा भाव के लिए इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों ही पैनलिस्ट के लिए, जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे उद्यमिता पे, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप पे। मध्य प्रदेश की बेटियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और किस तरह से लगातार आगे बढ़ रही हैं और खुद सशक्त होने के साथ साथ औरों को भी सशक्त कर रही है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स से विंग कमांडर नमिता चांडी जी भी जुड़ेंगी। थोड़े से इंतजार के बाद उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन जब हमारे साथ हमारा पैनल है तो हम अपने पैनल से भी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले
मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा हमारे स्पॉन्सर्स के लिए भी जो लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं और इतने खूबसूरत पहल के लिए लगातार हमारे साथ है, हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमें सशक्त कर रहे हैं। साथ ही तालियां आप सभी के लिए, हर नारी शक्ति के लिए जो यहां पर इस वक्त इस समारोह में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां। तो चलिए एंटरप्रेन्योरशिप सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी मैं। इतनी कम उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप में आप आई हैं और एक खूबसूरत वेंचर की शुरुआत की है आपने, बेन की। सबसे पहले तो आपसे इसके बारे में जानूंगी कि क्या है ये बेन नेटवर्क, किस तरह से काम कर रहा है और कैसे इसका आइडिया आपको आया। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बेन का फुल फॉर्म है भारत एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क। सो व्हेन आई से भारत, मोस्टली आई एम फोकसिंग ऑन द tier 2 and tier 3 cities where the young generation there has got a pool of ideas, right? But उनको next step ही नहीं पता होता है, like what are the legalities that needs to be clear? आप उसका marketing कैसे करोगे, आप उसका technology वाला काम कैसे करोगे, what are you going to do next? आपका pestle, आपका SWOT, you don't know anything, right? So भारत एंटरप्रेन्योर एक ऐसा नेटवर्क है, एक रियल टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या फिर मुझे कहना चाहिए हमने जो इसे नाम दिया है बेन 10। अब अगर मैं हूँ, मेरे पास ये संचालित करती हैं आप। डांस की अगर बात करें तो अब तो मूवीज भी बनने लगी हैं इतनी सारी डांस की फील्ड में। डांस के क्षेत्र में किस तरह से आप महिलाओं के कैरियर को देखते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डांस एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ डांस नहीं, कोई भी एक आर्ट जो कि किसी भी इंसान को बहुत खुश रखता है। आई थिंक आप सभी इस बात से अग्री होंगे। तो मुझे ये मौका मिला लकीली कि मैं अपने आर्ट को ही, अपना पैशन को ही अपना करियर बना पाई हूँ। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली, मेरे मम्मी पापा एंड माई ब्रदर। क्योंकि कई सारी ऐसी मेरी स्टूडेंट्स हैं, आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 years टिल 55-56 years ऑफ एज, लेडीज़ एंड मेल्स, जो कि सिर्फ इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता है या वो बिज़ी रहते हैं। कहाँ बिज़ी रहते हैं? फैमिली में बिज़ी रहते हैं। सो आई थिंक ये जो डांस है या फिर कोई भी एक आर्ट जो आपको अच्छा लगता है, आपको उसके लिए 1 घंटा निकालना, मतलब 23 hours बाकी सारी चीज़ों के लिए, बट दिस 1 hour शुड बी योर्स, जिसमें आप खुश रहो, जिसमें आपको आपके अंदर से आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू योगा, यू कैन डू स्विमिंग, यू कैन डू डांस, एनीथिंग, बट वो 1 घंटा सिर्फ आपका होना चाहिए। वो सिर्फ और आपका। चाहे वो कुकिंग अच्छी लगती है, लेकिन वो वाली कुकिंग जिसमें आप खुश रहो, नहीं कि वो सुपर ज़बरदस्ती वाला होता है। दैट इज़ नॉट द हैप्पीनेस। तो डांस जो आज की डेट में है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्ली। पहले इतना रिस्पेक्ट नहीं था डांस को, ये आप सब जानते हैं। धीरे धीरे पेरेंटिंग में चेंज आया, धीरे धीरे टीवी रियलिटी शोज़ ने भी बहुत कुछ हेल्प किया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उतना रिस्पेक्ट नहीं है जितना अदर करियर्स को होता है, विच आई रियली फील कि वो होना चाहिए। और इंडियन डांस फॉर्म्स के साथ साथ बाहर के भी जो डांस फॉर्म्स हैं, आप उन्हें भी एक्सेप्ट करिए। आप बाहर की मूवीज़ देखते हैं, बाहर के कपड़े पहनते हैं, यू डू एवरीथिंग, वेस्टर्न में ही तो करते हैं। सो इट्स नॉट ओनली वन थिंग। आई एम ट्रेन्ड बोथ इन वेस्टर्न एंड क्लासिकल, और दोनों ही चीज़ों का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो तो डांस है ना, मतलब खाने में अलग अलग डिशेज होती है, बट खाना तो खाना है। सो दिस इज़ वॉट आई फील कि डांस हो या कोई भी हॉबी हो, यू शुड डेफिनेटली कैरी इट। बहुत ही सही बात आपने कही। और जो आपने बात कही है कि अभी भी उतना ज़्यादा इस कैरियर को नहीं देखा जाता है उस तरह से, इस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। इस वक्त मैं आगे बढ़ूंगी और शैली जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि इतनी छोटी सी उम्र में, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑल्सो, कि आपका जो मुस्कुराता चेहरा है, मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को अपने आप में इंस्पिरेशन देता है, क्योंकि कहते हैं मुस्कुराते चेहरे के साथ आप कोई सा भी काम करते हैं तो वो आधी सफलता वहीं पर आपको मिल जाती है। अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ? मुझे लगता है ये एटीट्यूड हर महिला में होना चाहिए। हर किसी को अपने आप में खूबसूरत फील करना चाहिए, हर किसी को लगना चाहिए कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमें आगे बढ़ाता है। और मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप में तो ये बहुत ज़रूरी भी है कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। तो ये कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर है ही, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको दिलाया किसने? इंस्पिरेशन आपको मिली कहाँ से कि आप इस तरह का कोई अलग काम करें, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में? सो बेसिकली मैंने मेरी स्कूलिंग जैसे डेली कॉलेज से की है, एंड पोस्ट दैट मुझे ऑफर मिला था किंग्स कॉलेज लंदन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बट मेरे कुछ पर्सनल रीजन से, सो आई क्विट दैट एंड आई वेंट टू बॉम्बे HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। सो व्हाइल आई वाज परसुइंग माय कॉलेज, मेरे डैड और मेरे भाई का एक वेंचर स्टार्ट हुआ, JC वेंचर।
कहीं ना कहीं एक बात होती है ना कि देर इज़ द थिंग दैट ईदर यू आर फोर्स्ड टू डू इट और इट्स लाइक यू वांट टू डू इट. When you see 3 people in your house who has been working, जिनने खुद से ही किया है. मेरे फादर ने स्टार्टिंग से लाइक ज़ीरो से लेके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया. मेरे भाई साहब भी उसी चीज़ पर काम कर रहे हैं. माई मदर वॉज एक्चुअली हेडिंग JC ग्लोबल फाउंडेशन. सो 20th May 2018 में जब JC वेंचर्स की लॉन्चिंग थी, तब कैसा था, एक मोमेंट था कि देयर वाज दिस टाइम दैट मेरा स्कूलिंग ख़त्म ही हुआ था एंड इट वाज लाइक कि आई एम गोना head something in JC Ventures in future once I'm done with my studies, because I actually love talking about business and doing certain things. So कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन था, बिकॉज आई सॉ माई मदर डूइंग थिंग्स एंड एट अ वेरी ग्रेट लेवल. मतलब आप देखो कि घर, मतलब इवन इफ शी इज़ आउट, शी इज़ डूइंग समथिंग, कुछ काम कर रही हैं वो अपने फाउंडेशन का, तब भी उनको पता है कि हाँ घर में ड्राइवर ने ये काम किया है कि नहीं, या राजदी ने ये काम किया है कि नहीं. शी नोज एवरीथिंग. वो एक पूरा ओवरऑल वो वैसे देखती थी. एज ए वीमेन शी यूज टू डू. सो जब मुझे स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया गया था, सो सब मेरे लिए बहुत अच्छे से ताली बजा रहे थे. एज यू सेड, मैं सुंदर हूँ ऑब्वियसली, बट देयर वाज दिस वन पर्सन हु वाज लाइक स्टैंडिंग देयर यहाँ साइड में, एंड आई कुड हियर माई नेम, समवन वाज चेयरिंग माई नेम एंड लाइक शैली शैली शैली, एंड दैट वन पर्सन, इट वाज माई मदर. आई स्टिल हैव दैट वीडियो. शी हैड दिस कॉन्फिडेंस इन मी. वो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम एक डायमंड हो, तुम कर सकती हो. एंड जब मैंने खुद ही ये देखा कि जब मेरे घर भर के लोग इतना अच्छे से कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ. एंड बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, यू टेल मी समथिंग कि व्हाट्स रॉन्ग इन बीइंग सेल्फ सस्टेनेबल. Your father has money, your brother is earning, your brother has money, everyone has money. But what is the problem if you want to be self-sustainable? It's like if tomorrow I go to a store, I go to Louis Vuitton or something, and I really I love shopping by the way. So if I go there and I really wanna buy something, तो मैं खुद के पैसे से खरीदना चाहूँ, तो मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि शिट ये नहीं खरीद पाए. मेरा इतना खुद का होना चाहिए खुशी खुशी कि मैं जो चीज़ करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा विल है ऐसा. आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एट माई विल पावर. इफ़ आई कैन डू, आई विल डू. आपकी बातों से मुझे एक बात तो ज़रूर समझ में आई है कि फैमिली का आपके ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है, जो फैमिली का सपोर्ट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में. क्योंकि जब माता पिता और आपका पूरा परिवार आप पर एक भरोसा जताता है, तो वो भरोसा आपको अपने आप पर होता है. और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ पर होंगे. आप ज़रूर अपने घर की बच्चियों को वो भरोसा दिलाएं कि वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकती हैं. और निश्चित तौर पर फिर शायद कभी वो भी हमारे साथ एक पैनलिस्ट के तौर पर यहाँ पर होंगे. हमारे साथ इंदौरी संस्था से श्वेता जी हैं. श्वेता जी, अगला सवाल मेरा आपसे है. जब आप कुछ इस तरह का अलग काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ती हैं. लोगों को लगता है कि हाँ ये मेरे लिए कर सकते हैं, और बहुत उम्मीदों के साथ वो आप तक पहुँचते हैं. और ये जो अपेक्षाएं हैं, ये आपकी जिम्मेदारियों को कई गुना बढ़ा देती हैं. कैसे उन जिम्मेदारियों को आपने पूरा किया? किस तरह की चुनौतियों का सामना आपने किया? देखिए, जब हम कोई काम करते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो बहुत सी मुश्किल सामने आती है. कुछ लोग साथ में जुड़ते हैं, कुछ लोग अलग हो जाते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं. एक नॉर्मल प्रोसेस है. लेकिन आपका जब दिशा, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य सही है, तो हम चलते रहते हैं. और मन में एक ही विश्वास रहता है कि मुट्ठी में लेकर सपने, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं. सूरज सा तेज नहीं हम में, सूरज सा तेज नहीं हम में, पर दीपक सा जलता देखोगे. सूरज सा तेज नहीं हम में, पर दीपक सा जलता देखोगे. अपनी हद रोशन करने से कब तक मुझको रोकोगे, कब तक मुझको रोकोगे. और हमारी संस्था इंदौरियंस, हमारा भी मोटिव यही रहा है कि हम लोगों को प्रेरित करें. हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ी महिलाएं हैं, वो भी हमें बराबर सहयोग करती है. क्योंकि आज इस मंच पर मैं हूँ तो अकेली सिर्फ वो मेरी ही मेहनत नहीं है, मेरे साथ मेरी सभी महिलाओं का योगदान है, उनकी मेहनत है. हमारी उमा दीदी, शक्कू दीदी, इनका पूरा सहयोग मेरे साथ है. तो भले ही समंदर में पानी अपार है, भले ही समंदर में पानी अपार है, लेकिन वह सच तो यही है कि नदियों का उद्धार है. तो ये सबकी कोशिशों, सबकी मेहनतों का नतीजा है कि आज हम लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं. मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अगर हम उन पे ध्यान देंगे तो अपने मोटिव से भी अलग हो जाएंगे.
बस आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। बस यही हमारा लक्ष्य है कि हम लोगों के दुखों को दूर करें, उनके जीवन में कुछ हम परिवर्तन ला सकें। मतलब हम चाहते कि जो हम महिला हैं उनके लिए कुछ करें। हम जब निर्धन बस्ती में जाते हैं तो वहाँ की महिलाएं अभी भी हाइजीन के लिए अवेयर नहीं हैं। अभी भी उनसे बात करें, सैनिटरी पैड्स के बारे में बात करें तो हिचकिचाती हैं, बोल नहीं पाती हैं। तो हम उनको अवेयर करते हैं इस चीज़ों के लिए कि सबसे पहले आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हों। बच्चों की शिक्षा, खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए हम लोग उनको प्रेरित करते हैं। और जहाँ ऐसे परिवार में जहाँ गर्ल चाइल्ड ज़्यादा हैं उनको हम आगे लाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षा सबसे पहले है, उसके लिए हम उनको हेल्प करते हैं। बस यही हमारी संस्था का उद्देश्य रहा है कि बहुत ही अभिनव पहल की है आपने, बहुत ही सशक्त काम कर रही हैं आप। एक बार जोरदार तालियां जरूर हो जाएं। इतने अच्छे कार्य जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए कर रही हैं। और कुछ इस तरह के मुद्दे पर हेल्थ कॉन्क्लेव में भी बात हुई थी कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पर टैबू होता है, लोग बात नहीं करते हैं खुल के, और कहीं ना कहीं इस वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं की सेहत पर भी असर पड़ता है और एक उनका सर्वांगीण विकास होता है उस पर भी असर पड़ता है। तो इस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। इस वक्त आगे बढ़ाऊंगी इस डिस्कशन को। पारुल जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो हमने जहां पर छोड़ा था वहीं से पिक करूंगी कि जब डांस की बात आती है, अगर मैं अपने घर में कहूं या कोई भी अपने घर पे कहे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जब वो अपने घर पे कहता है कि मुझे डांस पसंद है तो पेरेंट्स का होता है हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, अभी किसी भी गाने पे डांस कर लो। या अगर वो कहे कि मुझे इस पे कैरियर बनाना है तो पेरेंट्स का, मतलब ये तो नहीं कहूंगी कि सभी ऐसा कहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक हॉबी के रूप में तो डांस को देखते हैं, लेकिन कैरियर के रूप में आज भी जद्दोजहद डांस के फील्ड में जरूर है। There are so many countries जहाँ से हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जहाँ से हमारे साथ एल्डर पीपल्स भी जुड़े। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ, आई एम टीचिंग अ लेडी, शी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश, शी इज़ अ गायनिक, 55 ईयर्स के हैं वो, एंड शी वांट्स टू लर्न क्लासिकल। अब मैं उनको जब सिखाती हूँ तो वो वैसा नहीं कर सकते जैसा शायद मैं करूँ या कोई ट्रेन डांसर करे, बट वो उससे खुश होते हैं। तो वो डॉक्टर हैं, उनको कॉल्स आते हैं मेरे सामने, बट वो कहते हैं पारुल आई विल मैनेज, आई विल डू इट। सो जो खुशी है ना उसकी थोड़ी सी कीमत है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन हाँ, एक बार आपने अगर सोच लिया कि मुझे ये करना है तो फिर आप करके दिखा दीजिए। कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुश हो ना एट द एंड ऑफ द डे। दैट्स इट। सही कहा आपने कि कुछ करना है तो बस करके दिखा दीजिए कि ये ऐसे ही होगा। लेकिन जब हम कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारी भावनाएं होती हैं मन में, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। और ख़ासतौर पर अगर महिलाओं की बात करें और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो मेरे साथ पैनल है, और ये निश्चित तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रही हैं, और इसीलिए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, एक सार्थक संवाद कर रहे हैं। शैली जी, जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो जैसा मैंने कहा कि जब कोई भी महिला सोचती है कि वो कुछ करना चाहती है तो उसके मन में उसके साथ साथ बहुत ख्याल आते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्या मैं अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे पाऊंगी, क्या मैं अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दे पाऊंगी। बहुत सारे एन नंबर ऑफ थॉट्स होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां भी उतनी होती हैं महिलाओं के साथ में। उन जिम्मेदारियों के साथ आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती? क्योंकि मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योरशिप, जो एक एंटरप्रेन्योर है, उससे जब कोई सुनेगा तो निश्चित तौर पर समझेगा भी कि हाँ, ये मैनेज किया जा सकता है। Well, personal life and professional life. Okay. So 2019 में my mother passed away and I was 18 years old back then. उसके बाद से post that my brother got married and everything, so he shifted to Bombay and all. But whole and soul, my bhabhi and I are managing house. She is doing her MA in clinical psychology because she wants to be a clinical psychologist, and I am doing this entrepreneurial work. कहीं ना कहीं मेरे लिए हमेशा family is priority, because my mother always used to say, no matter how successful you be, whatever you do, but कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी फैमिली तुमसे खुश नहीं है तो वो तुम्हारे ऊपर सवाल उठाएंगे। बट क्योंकि वो सवाल मुझ पे ना उठाए जाएं, मैं एक प्रॉपर स्केड्यूल से चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ईदर आई विल बी वर्किंग इन द फर्स्ट हाफ or I'll be working in the second half. So when I'm working in the first half or second half, I make sure that in those
particular 4 to 5 or 6 hours, there's my family work at the back of my mind, right? But somewhere that shouldn't reflect while I'm working, because the project I'm working on is a very serious business. It involves artificial intelligence, big data, you know. So when you're working on that robotic progressive analysis, it's a very serious technological business, and somehow you can't involve your family in that time. But हाँ, एक बात है, जैसे ही ऑफिस से घर गए, पापा अब यार बिजनेस की बात नहीं करनी है, कुछ और बात करो यार, बहुत हो गया बिजनेस। क्योंकि फैमिली टाइम तो फैमिली टाइम होता है। हालांकि एक बात है कि जब काम कर रहे होते हैं तब हम इतना मजाक भी नहीं करते। मुझे लगता है कि अगर लाइफ पे प्रायोरिटी सेट हो कि आपको किस वक्त पे क्या करना है, तो आप पूरा वक्त 100% वहीं पर दीजिए, तो हर फील्ड में आप प्रॉपर टाइम भी दे सकते हैं, आप अपना क्वालिटी प्रोफेशनल टाइम भी एंजॉय कर सकते हैं एंड फैमिली टाइम भी एंजॉय कर सकते हैं। बीइंग ऑनेस्ट, एक स्केड्यूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ योर स्केड्यूल सुबह से लेके रात तक, यू एंजॉय योर संडे। संडे को मैं प्रॉमिस किसी को नहीं रोकूंगी, अपना संडे एंजॉय करो, बट वीकली एक स्केड्यूल मेंटेन कर लो। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप में जब महिलाएं आती हैं तो महिलाओं को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक उसी तरह से उसके बाद भी सोचना पड़ता है। अगला सवाल मेरा श्वेता गुप्ता जी आपसे है। जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले बहुत सारी सोच होती है, ठीक उसी तरह से जब आप किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद भी बहुत मातृशक्ति के अंदर आपको दिखेगा। कभी महिलाओं के बारे में या आंदोलन नारी के उत्थान के लिए राजा राम मोहन राय करते थे, मोदी जी ने वैसा ही ट्रिपल तलाक समाप्त करके किया। हमारे यहाँ पर हमारी बेटियों के साथ में उनके उत्थान के लिए माननीय शिवराज सिंह जी ने अनेक काम किए, और इसलिए अब बदला हुआ स्वरूप आप देखेंगे कि बहन बेटी कंधे से कंधा मिला के हमारे यहाँ प्रदेश में चल रही है। और बड़ी संख्या में, और जहाँ हम बातचीत कर रहे हैं इंदौर में ही महापौर 2-2, 3-3 मातृशक्ति थी जहाँ हम बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर वो निकल के आगे आई भी, और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं प्रदेश के अंदर। सर, मुझे आपका एक वाक्य याद है कि आप एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, तब आपने उसमें बोला था कि जब महिलाएं स्वयं का रोजगार करेंगी तभी वो स्वावलंबी बनेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार और आप गृह मंत्री हैं, तो उस लिहाज से इस तरफ क्या कदम बढ़ाएंगे, और आपको क्या लगता है कि जब एक वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इसके तरफ क्या कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से, और कितना जरूरी है ये? महिला स्वसहायता समूहों को जितनी ताकत अभी मिली है और जितनी तेजी से अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर महिला स्वसहायता समूह ग्रामीण अंचल में खासकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अभी करोड़ों में फंडिंग स्वसहायता समूह को, मैं सर्विस में आरक्षण का पहले बता चुका आपको कि शिक्षा में, पुलिस में बेटी के हाथ में डंडा पकड़ा के सबसे तेजी से इस प्रदेश ने पूरे देश को एक नजीर दी। हालांकि हमारी बेटियों के लिए जितनी योजनाएं थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, पूरे देश ने अंगीकार और स्वीकार की। चाहे हमारी बेटियों की शादी, आज लाडली लक्ष्मी 40 लाख के आसपास मध्य प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मी है। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रियों के साथ में बैठक थी उसमें तय किया है कि लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। मैं दोपहर में प्रेस में बोल के आया था कि लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 आ रहा है। कभी बेटी बोझ बन गई थी, बेटी पैदा होती थी तो सास रोने लगती थी, कैसे शादी करेंगे, 2 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, एवॉर्शन की तरफ लोग बढ़ रहे थे। आज प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति नहीं, हमारी बेटियां बाहर दूर दूर शिक्षा ग्रहण करने जा रही हैं। बेटी की शिक्षा के लिए कोई फीस नहीं है, कोई पुस्तकों के लिए उसके लिए नहीं है। पहले 15 साल पहले साइकिल की योजना चलाई थी, गांव की बेटी दूसरे गांव आराम से पढ़ने जाए और निःशुल्क साइकिल वितरण। पूरी शिक्षा उसके जन्म से लेके बेटी के उसकी शादी तक की चिंता इस सरकार में होती है और निःशुल्क होती है। गांव की बेटी भी कहीं अपने आप को असहाय न समझे।
लगना चाहिए कि सरकार उसके पीछे खड़ी हुई है। वो आप देख रही हो मध्य प्रदेश में खड़ी है। और वो दिखता भी है सर, जब भी किसी भी समारोह में जाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, तो शुरुआत वहाँ कन्या पूजन से ही होती है। बिल्कुल जैसे नवदुर्गों की पूजा होती है उसी तरह नवदुर्गों में तो हम कन्या पूजन करते हैं, हमारी सरकार साल भर पूजन करती है। ऐसा कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं है जहां हम कन्या पूजन करके मुख्यमंत्री मंत्री संदेश न देते हों। समाज को संदेश देने का काम जो है वो प्रतिदिन होता है इस प्रदेश के अंदर। सही बात है। आम दिनों में सिर्फ नवरात्र में लोग कन्या पूजन करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में ये वाकई एक बहुत ही अभिनव पहल है। बहुत ही खूबसूरत संदेश इस पहल के थ्रू आप लोग देते हैं कि हर रोज कन्या को पूजना चाहिए। हर दिन जो होता है वो नारी शक्ति का दिन है, हर दिन वुमेन्स डे है, क्योंकि कोई एक दिन समर्पित नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन समर्पित जरूर करते हैं ताकि वो दिन बहुत ही स्पेशल रहे, ताकि चर्चा हम उस पर कर सकें। और आज हम गृह मंत्री से चर्चा भी कर रहे हैं। अगर 2022 के वुमेन्स डे की हम बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी इस साल का थीम है सर। जेंडर इक्वालिटी ये इस साल का थीम है 2022 का। इस पर मध्य प्रदेश में किस तरह से आगे काम होगा, किस तरह से पहल की जाएगी, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा लिंग भेद होता है लड़कियों में और लड़कों में। तो जेंडर इक्वालिटी पे किस तरह से मध्य प्रदेश में आगे आने वाले वक्त पे और इस साल असंतुलन जब हुआ था तो सबसे पहले देश के अंदर शिवराज सिंह जी ने यात्रा निकाली थी, बेटी बचाओ यात्रा के नाम से। फिर वो उस थीम को आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लिया गया। सबसे पहले मध्य प्रदेश से वो आंदोलन शुरू हुआ और वो रथ यात्रा पे पूरे प्रदेश में ले चले थे। आम आवाम को ये समझाने की कोशिश की थी कि बेटी बोझ नहीं है, और आप देखेंगे उसका लाभ हुआ। जिसे लाभ उन्होंने मेरी विधानसभा से ही शुरू की थी, दतिया से, उस समय दतिया भिंड ऐसे होते हुए। तो आज वो असंतुलन जो हो गया था बेटी और बेटे के अंदर, वो असंतुलन में काफी समानता आ गई। इसीलिए आई कि आंदोलन की एक शुरुआत की और उसके बाद लगातार जो योजनाएं आई हैं, बेटी के साथ में अगर कोई अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार होता था तो फांसी की सजा का प्रावधान सबसे पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि 32 लोग ऐसे हैं जिनको फांसी की सजा कराई गई मध्य प्रदेश के अंदर। ये मध्य प्रदेश पहला प्रदेश था जो सिर्फ कानून ही नहीं बनाया, उसकी पालना और चालना दोनों देने का काम मध्य प्रदेश का। देखिए, कानून बने हैं और ये अपराध के बाद न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन हमें महिलाओं की सुरक्षा को भी उतना ही पुख्ता करना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य जो है वो सुरक्षा का ध्यान आज मध्य प्रदेश के हर जिले के अंदर महिला थाना है और हर थाने के अंदर महिला डेस्क है। ये आपको और नहीं मिलेगा कहीं। हर जिले के अंदर एक महिला थाना और हर थाने के अंदर महिला डेस्क। बिल्कुल, बहुत सारी अच्छी अच्छी पहल है। सीएम हेल्पलाइन है, महिला आयोग है, महिला डेस्क है, एमपी ई कॉप है, ऊर्जा डेस्क है, ऐसे बहुत सारे अच्छे पहल किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब आंकड़े आते हैं एनसीआरबी के, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का नाम उसमें देखना हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे अपने प्रदेश का नाम यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम हमेशा पॉजिटिवली हर किसी के सामने रखे, क्योंकि इतनी सशक्त तरीके से यहाँ पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उभर रही हैं। फिर क्यों आंकड़े कुछ और तस्वीरें बयां करते हैं? समाज के अंदर थोड़ा मानसिकता में महिला के प्रति जो उसकी सोच है ना, उसमें बदलाव आने की भी आवश्यकता है। क्योंकि आप जो रेशो देखेंगे तो बेटी के साथ, बच्ची के साथ जो अमानुषिक कृत्य होता है उसको करने वाले अधिकांश उसके सगे संबंधी होते हैं, और वो सगे संबंधियों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। क्योंकि बच्ची तो खेल रही है ना, उसको उस चीज का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है कि दरिंदा उसे किस नजर से देख रहा है। ये समाज के अंदर विचरण करने वाले ऐसे दरिंदे हैं जो विकृत मानसिकता के हैं। इस विकृत मानसिकता को बदलने के लिए हमें समाज को पूरे के अंदर एक अभियान चलाना पड़ेगा। वो अभियान अकेले सरकार से नहीं होगा, समाज के अंदर से होगा। समाज बदल रहा है, ये सच है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पुलिस विभाग ने मुस्कान, उड़ान ऐसी कई बेटियों के लिए जन जागरण अभियान भी मध्य प्रदेश में ही चलाए हैं कि धीरे धीरे लोगों का सोच बदले। ये जो घर परिवार के अंदर ही विचरण करते रहते हैं दरिंदे, ये भी समाज के सामने आए, जिससे इस तरह की घटना घटे ही नहीं। ये बात बहुत सही कही आपने कि सोच बदलना होगा, और सिर्फ सरकार के पहल करने से कुछ नहीं होगा। जब तक जनता जो है वो सहयोग नहीं करेगी, जनता जो है सहभागिता नहीं निभाएगी, कोई भी पहल, कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तो इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं और
आगे बढ़ाएं इसे आप, आकांक्षा। सर, महिलाओं के बारे में हमने बात की, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात की, आपने रोजगार के बारे में भी बात की। थोड़ा सा मैं मूड लाइट करती एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने कभी क्या ऐसे 2 फीमेल एंकर्स के साथ इससे पहले कभी इंटरव्यू दिया है? महिला दिवस है 8 तारीख को, तो अब आज से पूजा शुरू हो गई। आप दोनों को प्रणाम करके शुरू कर देता हूँ। मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में ही कहा कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और सर, अक्सर जब हम लोग न्यूज़ बुलेटिन पढ़ रहे होते हैं तो आपके बयान जो आते हैं एकदम कट टू कट क्रिस्प। मैंने अभी आपको जब इंट्रोड्यूस भी किया तो ये कि स्पष्ट वक्ता, और जो क्वेश्चंस आते हैं कि आप एक लाइन का बोलते हैं और तहलका चर्चित रहते हैं आपके बयान, लेकिन उससे भी ज़्यादा चर्चित जो आपकी जैकेट्स रहती हैं। आज तो नो डाउट बहुत प्यारा कलर है, वाइट शांति का कलर है। सर देखिए, वो लोग मान रहे हैं, तो सर उसके पीछे कुछ रीज़न है क्या? नहीं, मैं दरअसल रीजन तो कोई भी नहीं है, पर मैं वार के हिसाब से कलर पहनता हूं। तो जैसे सोमवार को सफेद पहना है, मंगल को हनुमान जी के, मैं कोट पहने हूं, आज जैकेट नहीं पहने हैं। ठीक है सर, मतलब गुरुवार को पीला पहनता हूं। वैसे पीला पहने भी था, मतलब कि आज बाहर कौन सा जल्दी आ गया तो बदल आया। अभी एक शादी में भी जाना था तो चोला बदल लिया था। ठीक है, तो सर मुझे लगता है ये ब्रेकिंग न्यूज होगी कि बार के हिसाब से नरोत्तम मिश्रा जी अपनी जैकेट्स पहनते हैं, और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है हमारे लिए ये। मैं बार के हिसाब से पहनता हूँ। ठीक है सर। क्योंकि क्या है सर कि आपकी बातों को और आपके कार्य को ही नहीं बल्कि लोग आपके कपड़ों से भी इंस्पिरेशन जो है वो लेते हैं। कपड़ों का तो कौन याद रखता है, आप सबके साथ में बाकी चीजें ठीक बनी रहें तो लोग याद भी रखते हैं, और लोग मुझे याद रखें न रखें इसमें भी कुछ नहीं होता है। मेरी एक आयु है, पर मेरे द्वारा किया गए कृत्य की और मेरे द्वारा बोले गए शब्द ये मेरे बाद भी जिंदा रहेंगे। तो उसकी चिंता ज्यादा रहती है कि शब्द में और कृत्य में कोई अंतर ना आ जाए, जीवन सात्विकता के साथ आगे बढ़ता चले। ये हमें याद रखें न रखें समय की बात है, बाकी तो सब भूल जाते हैं। अब रामायण चारों वेद हमारे किसने लिखे किसी को याद नहीं है, पर चारों वेद तो हैं ही, उनको तो याद है ही, लोग याद रखें। सर, और कुछ दिन पहले एक खबर मैंने पढ़ी थी, आप शिवपुरी पहुंचे हुए थे तो चाय की चुस्कियां लेते हुए एक होटल में आपकी फोटो आई थी। तो अब लेकिन आप नो डाउट अब आप आम नहीं रहे, खास हो गए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, लगाव रहता है आपका लोगों के साथ। तो क्या इन चीज़ों को भी आप मिस करते हैं कि मतलब पहले जो मतलब बिना रोक टोक के, बिना कमांडोज के, बिना पुलिस ऑफिसर्स के जाते थे? तो दरअसल मैं एमएलए बनने के पहले शिवपुरी में काम की दृष्टि से रहता था। उस चाय की दुकान पर मैं चाय पीता था, वहां बैठा रहता था। आज मैं वही बना रहा हूं। शिवपुरी गया था तो उस जगह पे भी इसलिए गया कि मैं आम ही रहना चाहता हूं, खास बनना नहीं चाहता। ऊपर जाते समय चढ़ाई पे चढ़ते वक्त हमें जो लोग रास्ते में मिले हैं, ये भाव अगर रहे कि उतरते में जब लौटेंगे नीचे आएंगे तो फिर वो लोग मिलेंगे, तो वो जब मिले तो ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि उस वक्त तो 7वें आसमान पे था, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सर, आपकी ये जो सहजता है ये सिर्फ आपकी पुरानी जिंदगी से नहीं बल्कि अभी भी, अगर हम राजनीति की भी अगर हम बात करते हैं, किसी भी विषय पे बात करो आप, फ्री फॉर ऑल। थैंक यू सो मच सर। अगर हम राजनीति की भी बात करते हैं तो आपको बीजेपी का संकट मोचक कहा जाता है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? बीजेपी ऐसी पार्टी है कि इस पे संकट आता ही नहीं है। तो आज कोई चुनाव, आज भी पार्टी बूथ विस्तारक अभियान चला रही है, एक एक बूथ तक गई है और 90% बूथ हमारे बन गए। हमारे उस बूथ अभियान में मुख्यमंत्री जी ने भी और प्रदेश अध्यक्ष ने भी बूथ पर जाके काम किया। और किसी दल में मिलेगा क्या आपको? बाकी की पार्टियां तो टीवी पे, ट्विटर पे, पेपर पे चल रही हैं। भाजपा के अलावा आप बाकी और कोई पार्टी बता दीजिए कौन सी है? बाकी पार्टी कोई नहीं है, सब परिवार हैं।
अब देखिए, नेहरू जी हटेंगे तो माननीय इंदिरा जी आएंगी, इंदिरा जी हटी तो राजीव जी आ गए, राजीव जी हटे तो सोनिया जी आ गई, सोनिया जी हटेंगी तो राहुल जी आएंगे, राहुल जी हटेंगी सोनिया जी आएंगे, दोनों हट जाएंगी तो प्रियंका जी आएंगे, प्रियंका जी हटेंगी तो लंका तैयार है। आप देखो, मुलायम सिंह हटेंगे तो अखिलेश आएंगे, अखिलेश हटेंगी तो डिम्पल आएंगी, डिम्पल हटेंगी तो सिंपल तैयार है। तो मैं हंसाने को नहीं कह रहा, आप सही बात है, परिवारवाद जो है महाराष्ट्र में चले जाओ परिवार है, बिहार में चले जाओ परिवार है, यूपी में चले जाओ, तो ये सब पार्टियां जो है, कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां, ये परिवार है, पार्टी नहीं है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप बता सकती हो नड्डा के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा? नहीं बता सकती जी। लेकिन अभी आप बता सकती हो कि सोनिया जी हटेंगी तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, आप बता सकती हो एडवांस में। जब हटेंगी तब राहुल जी आएंगे। लेकिन एक चीज है कि जैसे बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी अगली जो पीढ़ी है वो भी सक्रिय भागीदारी निभा रही है राजनीति में। भागीदारी जमीन से उठा रही है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष हटेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा मेरा बेटा, इसलिए वो परिवारवाद उसको कहते हैं। ये नहीं है कि वो अगर पार्षद बन के आ रहा है, नीचे से साइकिल से ऊपर आ रहा है, वो एक प्रक्रिया अलग है। लेकिन यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, वो परिवारवाद है। वह पेटी से पैदा नहीं होगा, पेट से पैदा होगा। तो यहाँ पेट से पैदा कोई नहीं होता। किसी को नहीं मालूम था माननीय अमित शाह जी के बाद नड्डा जी बनेंगे, और नड्डा जी के बाद कौन बनेगा पूरे देश में कोई नहीं जानता। मोदी जी के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री कोई नहीं जानता। पर वहां सोनिया के बाद राहुल, राहुल के बाद प्रियंका, प्रियंका के बाद लंका, ये सब आने वाले। बाकी सब जगह तय है। पार्टी ये है, यहाँ खुला आसमान है। कार्यकर्ता को अगर वो मेहनत करता है, अगर उसका भाग्य और मेहनत दोनों एक कोण पे आती है, तो वो कितनी भी ऊंची उड़ान भर सकता है। और यही कारण है, आप मोदी जी को देखिए ना, लोग कहते हैं कि चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। ये भाजपा में ही संभव है। हमारे मुख्यमंत्री बहुत छोटे परिवार से आते हैं, ये भाजपा में ही संभव है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत छोटे परिवार से आते हैं, और इसलिए हम कहते भी हैं कि यूं दूर बैठ कर के आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। सर, आज तो आप जो बात कर रहे हैं, मतलब बोलना चाहिए कि आप मिश्रा जी है तो मिश्री की तरह आपकी आज बातें निकल रही हैं। मैंने तो, आपने सवाल बदला तो मैंने अपना जवाब बदल दिया। तो ठीक है, जैसा तो गाना होगा वैसे ही तो बजाना होगा। थोड़ा टफ टाइप का, मतलब मेरे हिसाब से वो कि आजकल अब देख रहे हैं कि जो आपके बयान रहते हैं, मतलब सब्यसाची का मंगलसूत्र वाला ऐड ले लीजिए, या फिर जब श्वेता तिवारी ने आपत्तिजनक बयान दिया था, तो कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि बीजेपी के हिंदुत्व का चेहरा आप बनते जा रहे हैं। तो क्या मेरे पे गृह विभाग है दरअसल, और इस विभाग में मेरी जिम्मेदारी है कि गलत सही का एक नजर मेरी उस पर रहना चाहिए। आप ध्यानपूर्वक देखें कि एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है, चाहे वो महिलाओं के आभूषण हो या हमारे भगवानों के ऊपर गीत हो। अब सनी लियोनी गाना गा रही है मधुबन में, जो कन्हैया किसी राधा से मिले हो, और उसके अंग वस्त्र देखिए आप, उस गाने का, अब उसको वैले डांस कहें, कौन सा डांस कहें, उतना मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, पर ये क्यों ऐसा आपत्तिजनक है, और इसलिए मैंने आपत्ति की। और ये जान के आपको भी प्रसन्नता होगी कि जितने विषयों पे आपत्ति की थी सबने उसको वापस लिया या माफी मांगी। इसका मतलब मैं सही था ना, मैं गलत तो नहीं था। सर, और इसलिए गलत तो स्पष्ट वक्ता बोल रहे हैं आपको, और बोलते हैं कि आपकी बातों में दम रहता है। मतलब जेन्युइनली जब मैं बुलेटिन पढ़ भी रही होती हूँ तो हाँ, पता है कि अगर कोई मुद्दा है उसके बाद अगर आपका बयान आएगा तो वो दम वाला ही बयान होगा। ऐसा फील होता है। नहीं, यहाँ दम का खेल है नहीं, ये राजनीति है। यहाँ बाहुबल का कोई काम नहीं है, यहाँ तो बुद्धि बल का काम है। लेकिन विपक्ष जब भी कोई आरोप लगाता है सरकार पर, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी आती है। जब हम बुलेटिन पढ़ रहे होते हैं तो ये आरोप लगाया गया और इस पर प्रतिक्रिया नरोत्तम मिश्रा जी की आई है। वो पलटवार भी सर छोटी मोटी नहीं, वो राजनीति का डायलॉग है ना, करारा जवाब मिलेगा, थोड़ा उस अंदाज में रहता है। नहीं, मैं मंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार का स्पोक पर्सन भी हूँ, मैं प्रवक्ता भी हूँ, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी दोहरी है। मुझे मेरे विभाग पर ही नहीं बोलना है, किसी भी विभाग पे अगर कोई प्रतिक्रिया देगा
या वो मेरी सरकार पर प्रतिक्रिया देगा या मेरे मंत्री या मुख्यमंत्री पर प्रतिक्रिया देगा, तो ये मेरी उत्तरदायित्व भी है और इसलिए मैं तत्काल बयान देता हूं। पर अगर कैप्टन ने मुझे खड़ा किया है तो मैं अपने खेल का वो स्लिप पे खड़ा करे, मिड ऑफ, मिड विकेट, बॉलिंग, कीपिंग, बाउंड्री, जहां खड़ा करे मैं वहां पे अपना खेल का प्रदर्शन अच्छा करूं, ये मेरी कोशिश है। अब उसमें मैं कितना खरा उतरता हूं ये नंबर तो आप ही लोग देते हो। सही बात है सर, नंबर तो आप ही की वजह से मिलते हैं। सर 10 में से 9 दे रही हूँ। सर नंबर से वो मुझे एक कैसे बढ़ेगा उस पर विचार कर रहा हूं। सर नंबर से एक सवाल याद आता है कि जब से सरकार बदली है बहुत सारे बाई इलेक्शंस हो गए हैं, अगले आने वाले वक्त में क्या फिर से हम बाई इलेक्शंस कवर करने वाले हैं? क्योंकि सर कहा यह जाता है कि कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी डगमगा रही है कोई पार्टी तो उसकी जानकारी आपके पास जरूर होगी। पर अभी तो ऐसी कोई हालात है नहीं ना, इसलिए अब बाई इलेक्शन का कायम करना है। बाई इलेक्शन हो लिए, जीत लिए। कांग्रेस देखिए, कभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई चुनाव जीत नहीं पाएगी। ग्रॉस रूट पर कांग्रेस का काम ही खत्म हो गया है। अब आप कोई कमलनाथ जी से उम्मीद करोगे क्या कि वो गांव में जाके वोट मांगेंगे या गांव में प्रचार कर पाएंगे? न तो उनकी प्रकृति साथ दे रही है, न प्रवृत्ति साथ दे रही है, न शरीर साथ दे रहा है, न स्वास्थ्य साथ दे रहा है। वो जीवन में कभी सड़क मार्ग से चले ही नहीं है। वो हवाई नेता हैं, हवा में चलते हैं और हवाओं में कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं। कार्यकर्ता जमीन पे मिलते हैं, जमीन पे वो चलते नहीं हैं। तो बाकी 2 नेता हैं उनके पास में अभी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, दोनों 75 पे हैं। सर अब सबकी नजरें टिकी हुई है साल 2023 विधानसभा चुनाव की, बहुत हाइप है अभी से और आने वाले दिनों में तो हम देखेंगे ही कि, तो एक बड़ा सवाल ये कि आप उसमें किस किरदार में रहने वाले हैं, क्या आप किस तरह से लीड करेंगे? मेरी भूमिका एकदम स्पष्ट है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बहुत संतुष्ट जीव हूं। अपनी जो काम नेता ने दिया उस काम को करना, जो पार्टी ने काम दिया, संगठन ने काम दिया, डूब के करना और मस्त रहना। बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सहज और बहुत ही सरल जवाब आपका। हम महिला सशक्तिकरण पर आज यहाँ पर इस मंच के माध्यम से बात कर रहे थे और एक सवाल आपसे जरूर उस पे करना चाहूंगी कि आपके सपनों का मध्य प्रदेश कैसा है और उस सपनों के मध्य प्रदेश में आप महिला को किस भूमिका में देखना चाहते हैं? महिला को मैं तो पहले से कह रहा हूं कि हम महिला को आगे ही रखना चाहते हैं। ये हमारी संस्कृति, मैंने प्रारंभ बातचीत का अपना उसी से किया, मैं एंड कर देता हूं। मैं उसको बता देता हूं आपको कि हम मातृशक्ति, मतलब आज हमें ताकत चाहिए तो हम दुर्गा जी के पास जाते हैं, हमें पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाते हैं। तो हमको जब सारी चीजें मिलती ही माँ से है और माँ का स्थान इस पृथ्वी पर मैं मानता हूं कि भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने माँ को बनाया है। स्वयं गीले में रात भर सोकर बच्चे को सूखे में सुला ले, ये ताकत अगर पृथ्वी पर किसी में दी है तो वो माँ में दी है। ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए माँ बनाई है ना। बचपन में हम खाना खाते थे और इधर उधर देखते थे तो बिना देखे और बिना समझे नमक की कटोरी आगे सरकाने की ताकत सिर्फ माँ में है, जो आंखों की भाषा बच्चे की समझती है और किसी की नहीं। और मैंने कहा ना कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन नम नहीं होता, और उन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। क्या बात। किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, माँ अपने आप में एक मुहूर्त होती है। कड़वे दिन चल रहे हैं, मीठे दिन चल रहे हैं, कनागत चल रही, श्राद्ध चल रहे हैं, राहु काल चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे जब निकलो माँ के पैर छीलो। क्या सूरत क्या मूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, और पांव छुए और काम हुए, माँ तो एक मुहूर्त थी। मुहूर्त कुछ नहीं देखना चाहिए। बहुत कष्टों में पालती है माँ बच्चे को। ये अलग बात है कि बच्चा उसको समझता नहीं। वो किसी उर्दू शायर ने कहा है ना कि सदका भी दे दिया, नजर भी उतार दी, और दौलत सुकून और चैन की सब मुझ पे वार दी। कल रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां।
सर एक लास्ट सवाल मेरा। नहीं लास्ट नहीं, आप जी भर के पूछो सर वाह। और किसी भी विषय पे पूछो। आप हिच रही हो, थोड़ा हिचक रही हो पूछने में। सर धुआंधार बल्लेबाजी दोनों तरफ से करो, मैं शटल को नीचे नहीं गिरने दूंगा। सर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो इसलिए थोड़ा सरल सहज थोड़ा वो वाला मोड है। सर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमने बहुत बातें की महिला दिवस के ऊपर, तो वो महिला या आपकी बहन या आपकी अर्धांगिनी या आपकी माँ जो सबसे ज़्यादा आपके लिए हमेशा आपके साथ रही, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे कि एज अ महिला आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन रही? माँ थी, अब दुनिया में है नहीं, लेकिन माँ का स्थान मेरी भाभीयों ने लिया और हम लोग साझा परिवार में रहते हैं। हमारे यहाँ बंटवारे नहीं होते हैं, परिवार के अंदर एक ही चूल्हा है, सब लोग एक साथ भोजन करते हैं शाम का, और आज तक बंटवारा हुआ नहीं है। इसलिए चाहे पत्नी हो चाहे भाभी हो सभी पूज्य हैं, और इसलिए मैंने तो कहा कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बहुत बहुत शुक्रिया आज इतना समय हमें देने के लिए कि हम दोनों के मन में जितने भी सवाल थे, और शायद मुझे लगता है कि आप सबके मन में भी जितने सवाल थे, उस सभी सवालों का आपने जवाब दिया। आपने इतने व्यस्तम शेड्यूल के बाद भी आप IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जोरदार तालियां। मेरे ख्याल से आज कुछ ऐसे प्रश्नों के भी हमें यहाँ पर सवाल जवाब मिले हैं जो अभी तक शायद नहीं मिले होंगे, और स्टेज में 2 एंकर्स के साथ लाइव इंटरव्यू, वो भी शायद पहली बार। आपसे अनुरोध करेंगे कि आप बस कुछ देर के लिए और जरूर बैठें क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ समारोह में बाकी है। अब मैं मंच में बुलाना चाहूंगी IBC 24 COO विवेक पारिक सर को और बत्सल जी को कि आप प्लीज आए और मंच में ज्वाइन कीजिए। मंच पर पानी की व्यवस्था करवाइएगा। तो एक बार जोरदार तालियां जरूर चाहेंगे आपसे इस खूबसूरत संवाद के लिए जो आज ये चर्चा हुई है। और इसके साथ ही हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक प्रेजेंट्स IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव शक्ति संवाद पावर्ड बाय सेज यूनिवर्सिटी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे एंटरप्रेन्योर्स को हम मंत्री जी के हाथों सम्मानित करना चाहेंगे, एक छोटा सा टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि आप जो कर रही हैं निश्चित तौर पर वो प्रेरणा है सैकड़ों और महिलाओं के लिए। सबसे पहले मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी शैली चौधरी जी को, भारत एंटरप्रेन्योर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर मिस शैली चौधरी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि शैली ने कहा था कि मैं इतनी खूबसूरत हूं तो मैं क्या करूं। एक बार जोरदार तालियां फॉर द कॉन्फिडेंस। और इतनी छोटी सी उम्र में एंटरप्रेन्योर होना बहुत बड़ी बात होती है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये प्रेरणा है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। और अब इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेप अप डांस अकेडमी से मिस पारुल मल्होत्रा को कि वो मंच पर आए। और गृह मंत्री जी एक एकेडमी अपने पापा के बाद खड़ी की और अब बहुत ही अच्छे से उसे नए विजन और मिशन के साथ आगे बढ़ा रही हैं। अगली हमारी पैनलिस्ट मिसेस श्वेता गुप्ता, इंदौरियन से इन्हें बुलाना चाहूंगी। इंदौर वो शहर और इंदौरियन एक ऐसी संस्था जो लगातार काम कर रही है समाज सेवा के क्षेत्र में। श्वेता गुप्ता के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जोरदार तालियां प्लीज, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है उसके पीछे सालों की मेहनत है और सफलता सबको दिखाई देता है, लेकिन जो उसके पीछे का संघर्ष वो उसके तक हमने आज पहुंचने की कोशिश की है अपने आज के इस पैनल डिस्कशन के जरिए। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। जी बिल्कुल श्योर। IBC चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे संस्था इंदौरियंस के काम को सराहा, हमें यहाँ आमंत्रित किया और सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ अकेला मेरा सम्मान नहीं है, हमारी संस्था से जुड़ी हर एक महिला का सम्मान है। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां इन सभी महिला शक्ति के लिए और आप सभी के लिए भी, क्योंकि आप सब जो यहाँ पर बैठी हैं आप सभी भी शक्ति का पर्याय हैं। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर प्रियंका मोक्षमार वायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। आप प्लीज मंच पर आइए और जोरदार तालियां इनके लिए भी क्योंकि ये भी जो काम कर रही हैं महिलाओं को सशक्तिकरण का काम कर रही हैं, उनको सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। जोरदार तालियां भी बजाते जाइए प्लीज।
वायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा संस्थान जो ना सिर्फ महिलाओं को सशक्त कर रहा है बल्कि पर्यावरण के क्षेत्र में भी अद्भुत कार्य कर रहा है। डॉक्टर प्रियंका मोक्षमार के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे IBC 24 के CEO विवेक पारेख सर से कि वो एक स्मृति चिन्ह भेंट करके करें माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी को। और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए आज का, क्योंकि ये मौका है बेहद खास है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज गृह एवं जेल मंत्री हमारे बीच में आए और उन्होंने अपने व्यस्ततम पलों में से कुछ पल हमें दिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पर आने के लिए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सर कुछ कहना चाहेंगे और तो प्लीज। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, अपने इस व्यस्तम शेड्यूल से हमें समय देने के लिए। हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक प्रेजेंट्स IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव शक्ति संवाद पावर्ड बाय सेज यूनिवर्सिटी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी IBC 24 की टीम से प्रिया ठाकुर को फॉर वोट ऑफ थैंक्स। प्रिया ठाकुर, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिएगा मंच पर। और जितने भी यहाँ पे गेस्ट हैं, प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप प्लीज यहाँ पर रुकिए, वोट ऑफ थैंक्स सुनिए और उसके बाद डिनर का भी आयोजन किया गया है। डिनर आप लोग जरूर करके जाइएगा। अभी आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठिए। मैं प्रिया ठाकुर IBC 24 से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी ने इतना बहुमूल्य समय निकाला और आप यहाँ पर आए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मैं हर उस महिला को यहाँ पे धन्यवाद देना चाहती हूँ जो अपने घर से निकल के, आंगन से निकल के संसद तक पहुँच गई है, जिन्होंने दूसरी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मार्ग रेडी किया है। और हर उस महिला को मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगी जो दूसरी महिलाओं को इंस्पायर करती है। हमने यहाँ देखा पैनल में जितनी भी महिलाएं बैठी थी, उन्हें उन जैसा बनने वाली और उनको फॉलो करने के लिए बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, लेकिन वो उस तरफ बढ़ नहीं पाती कभी भी। उनको पता नहीं होता कि कैसे करना, क्या हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा जब आप लोगों ने सभी को मोटिवेट किया तो मुझे लगता है कि ईच एंड इंडिविजुअल जितनी भी महिलाएं यहाँ पे थी वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगी इसके साथ में। तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। और आखिर में, सबसे आखिर में, मैं हर उस पुरुष को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो महिलाओं को किसी से भी कम नहीं समझता। थैंक यू सो मच। मैम फॉर दोज लवली वर्ड्स। और अब इस कार्यक्रम का समापन हम करने जा रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी आज यहाँ पर आए और हमारे इस सार्थक पहल में आप सभी ने हमारा सहयोग किया। और इसके साथ ही हम अपने स्पॉन्सर्स का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक्ट IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव शक्ति संवाद चाहेंगे। हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक्ट IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव शक्ति संवाद पावर्ड बाय सेज यूनिवर्सिटी, सपोर्टेड बाय इंदौर नगर पालिका निगम।